तो हेलो स्टूडेंट्स, BSPH 101 एंड BSPH 201 मॉड्यूल नंबर 3 एच पर मार्कआउट सिलेबस। अगर तुम देखोगे कि मॉड्यूल नंबर 3 में हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड डाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, हमारा ये वाला टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 3 में। तो मॉड्यूल नंबर 3 में अगर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ पे अगर सिलेबस एनालिसिस हम कर देंगे तो सिलेबस एनालिसिस के थ्रू ही हम सब कुछ पढ़ाएंगे। ओके, तो सिलेबस में जो कुछ है वो सब हम पढ़ाएंगे। पोलराइजेशन बोलो, आज हम जो डाई इलेक्ट्रिक्स का जो पार्ट होता है वही पढ़ाएंगे। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड डाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में कुछ की पॉइंट बोल दे रहे हैं जो है। ओके, तो की पॉइंट सुनो। की पॉइंट यहाँ पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। जो 3 पार्ट है हम बोल दे रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो है मेरा डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, हाँ, डाई इलेक्ट्रिक। और एक है मेरा मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, और एक मेरा क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस, और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ओके, सो ये सब हम तुम लोगों का पढ़ाएंगे। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मतलब वो जो फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक जो है ना वही, और हिस्टेरेसिस भी है। तो क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो क्या क्या पढ़ाएंगे की पॉइंट में तुम लोगों को बोल दिया। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ाएंगे डाई इलेक्ट्रिक। ओके, आज हम पढ़ाएंगे डाई इलेक्ट्रिक। सो डाई इलेक्ट्रिक देखो, ये बहुत ही इजी है। एंड यहाँ से एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो मैं समझा दूंगा वही आने का चांस है। और ये भी आता है कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है। ओके, ये सब आता है। सो आज हम ये सब क्रिस्टल क्लियर तुम लोगों को सब समझा देंगे। तुम समझने की कोशिश करो और मन लगा के समझने की कोशिश करो। ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक्स में अगर देखो हम यहाँ पे लिखे हैं, हम यहाँ पे देखो कि डाई इलेक्ट्रिक्स ये है मेरा। तो डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है, हम बोल देते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसल्टिंग मटेरियल्स। डाई इलेक्ट्रिक कुछ मटेरियल्स होता है कैन बी पोलराइज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। ये डाई इलेक्ट्रिक्स मटेरियल ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर, इसको हम इंसुलेटर नाम से भी जानते हैं। इज ए सब्सटेंस डज नॉट रेडिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाती है, बट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर तुम देखोगे कि कैपेसिटर क्या करता है, हमारा कैपेसिटर का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है कि वो क्या करता है, कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एंड डाइइलेक्ट्रिक में बोल रहा है कि ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर आल्सो नोन एज इंसुलेटर, इसको हम इंसुलेटर नाम से भी जानते हैं, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता बट इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर पाता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये तुम लोगों को समझ में आ गया दोस्तों? ओके, क्या भाइयों तुम लोगों को समझ में आ गया? सो आई थिंक डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है तुम लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे अगर गौर से देखोगे कि कैपेसिटर में भी हम देखे थे बच्चों कि ये कैपेसिटर को हम ऐसे डिनोट करते, वहां पे क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, एंड एक जगह पे माइनस माइनस करके क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। ओके, सेम डाई इलेक्ट्रिक का भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देखे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बट इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक्स ये देखो इसका पिक्चर, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। उसके बाद बच्चों भाइयों मेहरबान कदरदान सुनिए गौर से, क्या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया कि एक है मेरा पोलर मॉलिक्यूल्स, सेकेंड है मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है हम अब जानेंगे।
तो इसमें थोड़ा सा हम बोल देते कि पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है पोलर मॉलिक्यूल, सेकंड है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, पोलर मॉलिक्यूल में है परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डाइपोल परमानेंट होता है और इट्स पोलराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड इसमें जो पोलराइजेशन, इसका जो पोलराइजेशन वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल और यहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड यहाँ पे जो पोलराइजेशन क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है। पोलराइजेशन इंडिपेंडेंट होता है ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है, ये डिपेंड नहीं करता। ओके, तो आई थिंक पोलर और नॉन पोलर का जो ट्रेलर पार्ट हम बोल दिए, थोड़ा तुम दिमाग में घुसा लो कि यहाँ पे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड यहाँ पे जो पोलराइजेशन ये क्या करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और ये डिपेंड नहीं करता। ये थोड़ा घुसा लो, उसके बाद डेफिनेशन तुमको बोलेंगे। तो देखो, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन व्हिच देयर इज नो परमानेंट डाइपोल। देखो, अगर तुम ये दोनों चीज तुम लोग याद रख लोगे, दो चीज अगर याद रख लोगे तो तुम खुद डेफिनेशन बना लोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता। यहाँ पे भी डेफिनेशन पे भी यही बोला कि ये डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स इन व्हिच, कुछ डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल जहाँ पे परमानेंट डाइपोल नहीं होता है, एग्जिस्टेंस इन एब्सेंस एंड एक्सटर्नल फील्ड। ओके, एब्सेंस एंड एक्सटर्नल फील्ड। ओके, क्या होता है बच्चों कि एब्सेंस एंड एक्सटर्नल फील्ड। ओके, सो एक्सटर्नल क्या हुआ बच्चों, क्यों नहीं ये हो रहा है, रुको रुको, हाँ रुको, थोड़ा पेन में मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ हाँ बच्चा, हाँ अभी हो गया बच्चा, थोड़ा प्रॉब्लम आया था बच्चों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, तो क्या बोलता है कि इन द एब्सेंस एंड एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ओके, मतलब यहाँ पे परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। ओके, सो इसको हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। फॉर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ मोलिक्यूल्स कोइंसाइड, such molecules do not have any permanent dipole। यहाँ पे परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, O2 होगा, N2 होगा, H2 होगा एंड CO2 होगा एंड H2O2 होगा। ओके, ये है एग्जाम्पल। सो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है कि यहाँ पे परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। ओके, यहाँ पे परमानेंट डाइपोल नहीं होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में। एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है ना, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में ये डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स इन व्हिच देयर एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल, यहाँ पे परमानेंट डाइपोल होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में। मतलब देखो, पोलर एंड नॉन पोलर में तुम लोगों को दिमाग याद रखने के लिए एक ट्रिक तुमको बता रहा हूं कि पोलर, पोलर मतलब पोलर, पोलर का पी से स्टार्ट हुआ है मतलब परमानेंट, परमानेंट। ओके, एंड नॉन पोलर मतलब, नॉन पोलर मतलब NP मतलब नो परमानेंट। ओके, नो परमानेंट मतलब इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट। ओके, सो आई थिंक ये तुम लोगों को याद हो जाएगा। सो पोलर एंड नॉन पोलर तुम लोगों को याद हो जाएगा। फॉर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज इज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ पे तुम लोगों को ये जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स बोलो, उसके बाद जो तुम्हारा डाइइलेक्ट्रिक्स बोलो, मैं कॉपी में भी अच्छे से लिखा हूं। उसके बाद तुम लोगों को कॉपी में जो लिखा हूं वो तुमको दिखाऊंगा। देखो, और देखो तुम लोगों को दिखाऊंगा। ओके, सो पहले ये देखो,
डेट ये फंडा तो तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि पोलार में परमानेंट डाइपोल क्या होता है, पोलार में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड नॉन पोलार में नॉट परमानेंट नो परमानेंट डाइपोल। कैसे याद रखना है तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा ट्रिक। एंड इट्स पोलराइजेशन एंड इसका पोलराइजेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है एंड नॉन पोलर में नहीं करता है, इसमें करता है, यहाँ पे नहीं करता है। ओके सो ये वाला फंडा तुम लोगों को क्लियर हो गया है। ओके सो यहाँ पे 7 मोलिक्यूल्स पोसेस परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे 7 मोलिक्यूल होता है जो पोसेस करता है क्या, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, H2O होगा, उसके बाद NaCl होगा, उसके बाद HCl होगा, उसके बाद CO होगा। ओके सो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भी तुम लोगों को समझ में आ गया। ओके उसका एग्जांपल भी हम बोल दिए। इसके बाद और एक चीज हम अभी बोल देते क्योंकि अभी ये पढ़ा रहे हैं ना, पूरा लास्ट पीपीटी का पूरा लास्ट पेज पे देखो हम यहाँ पे लिखे हैं कि पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है कि यहाँ पे भी लिख दिए है, वो तो तुम नोट कर लेना। वो अगर उससे ये अगर अच्छा लगा है तो जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो कर लेना। ये वो में तुम लोगों का इजी से समझाने के लिए वो कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे कॉपी में देखो, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसल्टिंग मटेरियल्स व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट with actually conducting electricity. Dielectrics gets polarized in the presence of external electric field. Okay ये डाइलेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। देन टाइप्स मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यहाँ पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स non-polar dielectrics are composed those materials in which center of positive charge coincide with center of negative charge। हाँ ये बात वहां पे मैं नहीं बोला बच्चों कि यहाँ पे देखो कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में अगर तुम देखोगे कि यहाँ पे भी हम लिखे थे बट ये चीज हम तुमको नहीं बोला, ये वाला कंसेप्ट तुम्हारा दिमाग में नहीं घुसाया हमें। ओके हम अभी घुसा देंगे दिमाग में तुम्हारा कि यहाँ पे बोल रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में सेपरेट रहता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहता है, बट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स कोइंसाइड मतलब सेम जगह पे रहता है, सेम मतलब उसमें सेम रहता है। ओके यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा दिमाग में ये सब मैं बोल रहा हूँ कि देखो कि नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है मेरा, यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सच मॉलिक्यूल्स आर सिस्टेमेटिक सेल्फ। ओके यहाँ पे O2 ये सब देखो कि यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेन फंडा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक जगह रहता है, सेपरेट नहीं रहता। ओके ये देखो यही होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है। ये पूरा ये क्या होता है, ये नियर मतलब सेम मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं रहता है, बट ये थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है। ओके यही होता है मेन फंडा, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, ये वाला भी तुम उसके साथ लिख लेना। ओके कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, भाइयों ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा भैया होने की खातिर मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मकआउट को तो तुम भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, मैं खुद नहीं प्रेडिक्ट कर पाया, मैं क्या कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि मकआउट एक ऐसा मतलब यूनिवर्सिटी उसका जो क्वेश्चन पेपर एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है ना, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ एच पर सिलेबस जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी के बेसिस में तुम कॉन्सेप्ट लेना मत छोड़ो, पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ कॉन्सेप्ट लो, उसके बाद एग्जाम देने जाओ। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट रहेगा तुम्हारे दिमाग में तुम खुद लिख पाओगे। ओके सो ये होता है मकआउट का मेन रूल। ओके सो आई थिंक उसके बाद होगा कि मेरा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो बच्चों 10+2 बोर्ड मतलब 12 में तुम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो पढ़े थे बच्चों कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेरा क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देखो यहाँ पे बोला है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मटेरियल प्रोवाइड मेजर्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटर, मतलब जो सी मतलब मेरा होता है कैपेसिटेंस। ओके कि यहाँ पे अगर तुम पिक्चर भी में
तुम लोगों को क्यों पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ हूँ ये भी तुम लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल ये तुम समझने की कोशिश करो कि बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हाईलाइट करूंगा वो समझो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर containing the dielectric to that of an identical but empty capacitor। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। मतलब इसको अगर हम लिखेंगे तब क्या होगा मेरा कि ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस को मैं मान रहा हूं कि सी नॉट, एंड इसको ये एक मीडियम में है, एंड इसको जो कैपेसिटेंस ये क्या लिखा है ये मत देखो, मैं जो बोल रहा हूं सुनो कि इसको हम सी नॉट मतलब क्या होता है वैक्यूम का कैपेसिटेंस, ओके कैपेसिटेंस, एंड इसको एंड इसका ये एक मीडियम में है, एंड इसको हम कैपेसिटेंस मान लो सी। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं कप्पा से डिनोट करता हूं। के मतलब क्या होता है मेरा बच्चों कप्पा, ओके कप्पा। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लिख सकते हैं बच्चों कि के इक्वल्स टू सी बाय सी नॉट, के इक्वल्स टू सी बाय सी नॉट, ओके सी बाय सी नॉट, ओके बच्चों। तो अब हम एक कहेंगे, थोड़ा सा एक कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। मतलब सी बाय सी नॉट, ये वाला टर्म तुम लोगों को थोड़ा समझना है बेटा, क्योंकि ये वाला टर्म जब समझ में आ जाएगा उसके बाद हम रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे हम समझा देंगे। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों कि यहाँ पे अगर तुम लोगों को हम बोलेंगे कि यहाँ पे देखो कि ये मेरा वैक्यूम परमिटिविटी मेरा है, इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं, इसको हम एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं परमिटिविटी, ओके परमिटिविटी इन मीडियम, ओके ये तुम लोगों को बोलना चाहिए परमिटिविटी इन मीडियम, जो होता है मेरा ये देखो यहाँ पे मीडियम में है, सो ये होता है मेरा परमिटिविटी इन मीडियम, एंड यहाँ पे मीडियम स्पेलिंग गलती किया सॉरी बच्चों। सो और यहाँ पे देखो कि परमिटिविटी इन वैक्यूम, सो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू मेरा क्या होगा परमिटिविटी इन वैक्यूम, ओके वैक्यूम, ओके ये वाला समझ में आ गया। सो यहाँ पे एक चीज देखो कि के इक्वल्स टू क्या हुआ कि सी बाय सी नॉट, मतलब कैपेसिटेंस इन मीडियम बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, ओके इस कारण हम के इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे हम निकाले ये तुम लोगों को हम बोल देंगे। और इसको हम और एक चीज से भी लिख सकते हैं जो है मेरा रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिख सकते हैं बच्चों। ये वाला तुम कॉपी में लिख लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कप्पा से हम डिनोट करते के इक्वल्स टू सी बाय सी नॉट, सॉरी सी बाय सी नॉट, और एक मेरा है कि के इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी होगा दो होगा, ये सी बाय सी नॉट और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे आया हम तुमको अभी एक कॉपी में हम लिखे हैं, ये समझा देंगे। यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ये मान लो कि ये इसका ये जो कैपेसिटेंस है ये कोई भी एक मीडियम पोजीशन में है, मीडियम में है, और एक यहाँ पे देखो इसका जो कैपेसिटेंस ये वैक्यूम में है। सो राइट साइड के लिए सी नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ओके। सो यहाँ पे ए क्या होता है मेरा बच्चों, ए होता है मेरा कि एरिया ऑफ द स्लैब, एंड डी होता है ये जो इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है डी, ओके। एंड
ये क्या होता है, सी नॉट के लिए हम लिख सकते हैं, सी नॉट के लिए हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एंड सी के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, सी के लिए हम लिख सकते हैं, सी के लिए एप्सिलॉन ए बाई डी हम लिख सकते हैं। एंड हम रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या निकाले थे मेरे बच्चों, कि के इक्वल टू हम निकाले थे सी बाय सी नॉट निकाले थे। सो यहाँ पे हम सी और सी नॉट का वैल्यू बैठा के हम लिख सकते हैं। भाइयों बच्चों बेटा जो भी बोलेंगे तुम लोगों को समझ लो कि ये हम प्यार से बोल रहे हैं। अगर कोई गलती होगा तो मेरा तुम यहाँ पे माफी चाहता हूं, पर हम बोल रहे हैं तुम लोगों को प्यार के लिए। ओके, सो एप्सिलॉन बहनों भी, अगर कोई बहना देख रहा है तो बहनों। ओके, सो के इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों अभी कि एप्सिलॉन ए बाय डी। सो एप्सिलॉन ए बाय डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हम लिख सकते हैं। अगर इसको अगर हम मतलब एक यहाँ पे बचा के आ रहेगा, अगर इसको हम फिर से अगर स्टेप जाम नहीं करके और एक स्टेप लिखते हैं, ये बच्चों का खेल है, एप्सिलॉन ए बाय डी इंटू डी ऊपर चला जाएगा एंड एप्सिलॉन नॉट बाय ए। सो डी डी कैंसिल हो जाएगा एंड ए कैंसिल हो जाएगा। सो बचा क्या रहेगा, के इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पे के मेरा होता है कप्पा। ओके, सो यहाँ पे के इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे हम निकाले देख लिए। उसके बाद we can say that relative permittivity is the relative permittivity और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, एंड इसको हम ई आर इक्वल्स टू भी हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। सो अगर बोलेगा कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, अगर रिलेटिव परमिटिविटी कोई बोलेगा तो बोलोगे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन वैक्यूम। ओके, सो अंडरस्टैंड हुआ बच्चों? आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया। अब आएगा बच्चों कि पोलराइजिंग वेक्टर क्या होता है और पोलराइजिंग डेंसिटी, मतलब पोलराइजिंग वेक्टर और पोलराइजिंग डेंसिटी सेम। व्हाट इज पोलराइजिंग वेक्टर एंड व्हाट इज पोलराइजिंग डेंसिटी हम तुम लोगों को समझाएंगे। ये बुक से मैं चिपका दिया यहाँ पे पीपीटी पे बेटा, ये तुम कुछ लिखने का जरूरत नहीं, ये एक बार तुम रीडिंग पढ़ लोगे। यहाँ पे जो हाईलाइट मैं कर दूंगा वो सिर्फ तुम याद रखोगे कि देखो बोला कि देयर आर टू काइंड ऑफ डाइपोल्स इन मटेरियल्स, मतलब डाइपोल्स टू डाइपोल्स होता है, एक होता है पोलर एंड एक होता है नॉन पोलर। Those that are induced and those are permanent. Those उसमें कुछ होता है नॉन परमानेंट मतलब इंड्यूस एंड कुछ होता है परमानेंट। बोथ कोज पोलराइजेशन चार्ज सेपरेशन, जो दोनों क्या करता है, पोलराइजेशन और चार्ज सेपरेशन करता है। ओके, मतलब दो डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल होता है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर, जहां पे जिसमें एक होता है मतलब पोलर में होता है मेरा परमानेंट डाइपोल मूवमेंट एंड नॉन पोलर में मेरा होता है इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट। एंड जो क्या करता है, कोज पोलराइजेशन करता है। पोलराइजेशन मीन क्या बेटा, कि पोलराइजेशन मीन होता है मेरा चार्ज सेपरेशन। अगर कोई बोलेगा कि पोलराइजेशन लाइक ए चार्ज सेपरेशन, ओके, पोलराइजेशन एक चार्ज सेपरेशन है। ये डाइपोल मूवमेंट म्यू मतलब क्या होता है, म्यू इज डिफाइंड क्यू इंटू डी। म्यू इक्वल्स टू होता है मेरा क्यू इंटू डी। अगर तुम बोलोगे कि ये होता है मेरा प्लस 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 एंड ये होता है मेरा माइनस माइनस माइनस, मतलब कुछ तो चार्ज, ये प्लस चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं तो होगा ना बेटा, कि ये चार्ज होगा। और यहाँ पे जो प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज का जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस है डी। सो डाइपोल मूवमेंट इक्वल्स टू मेरा होगा बेटा कि क्यू इंटू डी। सो डाइपोल मूवमेंट इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा है क्यू इंटू डी, वेयर क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेटिंग पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्ज। सेपरेटिंग पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्ज मतलब इसका दोनों का सेपरेटिंग पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्ज। ओके, सो डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर एंड pointing from negatives toward
पॉजिटिव चार्ज पोलराइजेशन वेक्टर मेजर द एक्सटेंट पोलराइजेशन यूनिट, ये कुछ नहीं लिखा है, ये यहाँ पे देखो एन नंबर द मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम P इक्वल्स टू एन म्यू, ये याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं भी याद, हाँ याद रखोगे क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा। सो यहाँ पे और एक चीज, द डायरेक्शन ऑफ P इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, एंड यहाँ पे क्या होगा बच्चों की पोलराइजेशन इक्वल्स टू मेरा होगा कि डाइपोल मूवमेंट बाय वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट मेरा होता है QD बाय वॉल्यूम, एंड QD एंड V होता है AD मतलब होता है बेटा कि एरिया ऑफ द स्लैब। ओके, देन फाइनली P इक्वल्स टू Q बाई A होगा, एंड QP होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो QP होता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, एंड QP को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, QP मतलब पोलराइजेशन इज डिफाइन इंड्यूस सरफेस चार्ज पोलरिटी, सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। सो QP इक्वल्स टू हम बच्चों लिख सकते हैं P वेक्टर इंटू एन कैप इक्वल्स टू P कोस थीटा, यही है मेन फंडा। ओके, सो बच्चों ये वाला तुम लोग याद रखना कि पोलराइजिंग डेंसिटी पोलराइजेशन डेंसिटी एंड डाइपोल मूवमेंट एंड पोलराइजेशन इक्वल्स टू एन म्यू। ओके, ये वाला मैथ में बहुत काम आएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, और अगर एग्जाम में आएगा तो कुछ थ्योरी यहाँ से लिख लेना, और ये वाला जो मैं लिखा हुआ हूँ कि पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल्स टू डाइपोल मूवमेंट बाय वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट हम म्यू बोले एंड वॉल्यूम हम भी बोले, जहाँ पे म्यू इक्वल्स टू मेरा होगा QD एंड वॉल्यूम मेरा QD एंड D क्या होता है, D डिस्टेंस होता है, वो जो दोनों पेयर ये ऑपोजिट चार्ज पेयर का ये जो इसका डिस्टेंस होता है D, और ये होता है मेरा एरिया, और V क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है AD, ये होता है एरिया ऑफ द स्लैब। ओके, सो फाइनली P इक्वल्स टू QP हुआ, QP होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड देन फाइनली QP इक्वल्स टू हम P वेक्टर डॉट एन कैप QP सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू P कोस थीटा, ये वाला याद रखना बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही आने का चांस है, न्यूमेरिकल में चांस है। ओके, उसके बाद ससेप्टिबिलिटी भी एग्जाम में आने का चांस बहुत ही, कि व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी में पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, अभी बोल रहे हैं कि ससेप्टिबिलिटी में जो पोलराइजेशन होता है, देखो गौर से देखो, पोलराइजेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल होता है मतलब कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा। ओके, सो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ससेप्टिबिलिटी, एंड E मतलब ये जो यही होता है ससेप्टिबिलिटी। ओके, ससेप्टिबिलिटी हम लिख सकते हैं बच्चों P बाय एप्सिलॉन नॉट बाय E। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है बच्चों कि ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू P बाय एप्सिलॉन नॉट बाय E। सो यहाँ पे डेफिनेशन भी बोल रहा है बच्चों कि एक चीज तुम लोगों को याद रखना, हम तुमको रटा देंगे, समझ रहे हो, तुम लोगों को पूरा परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में घुसा दे रहे हैं, कि तुम लोगों को ट्रिक बता दे रहे हैं कि एक बार तुम लोगों को याद रखना कि P वर्सेस E पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। सो P इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी E, ये जो होता है कांस्टेंट होता है, सो ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू P बाय एप्सिलॉन नॉट E होता है। सो ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू P बाय एप्सिलॉन नॉट E का डेफिनेशन तुम खुद बना पाओगे आप, कि ये रेशियो होता है क्या, किसका रेशियो होता है, पोलराइजेशन एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, जहां पे हम ये जो एप्सिलॉन नॉट E को हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, क्या कि ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ratio of polarization to the net electric field. So susceptibility is the ratio of net polarization and polarization and to the net electric field. So epsilon नॉट को net electric field बोलता है, P को polarization बोलता है, and susceptibility होता है उन दोनों का रेशियो। ओके, सो बच्चों susceptibility भी क्या हुआ, ये तुम लोगों को समझ में आ गया। susceptibility तुम याद रखना,
ओनली फॉर न्यूमेरिकल के लिए, एंड डेफिनेशन अगर बोलेगा तो आसान से लिख पाओगे, क्योंकि डेफिनेशन एंड कैसे तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में घुस गया है मुझे लगता है। ओके, तो कैसे भी याद रखोगे, जैसे भी याद रखो, हम जैसे भी बोले तुम्हारे ट्रिक से तुम याद रखो, पर याद रखो एग्जाम में अगर आएगा तो कर पाओगे। ओके, सो ससेप्टिबिलिटी क्या है बोल दिया मैं। ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बोलूंगा बच्चों, ये है रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम जितना भी स्टार्ट देंगे एक कम पड़ जाएगा। ओके, तो रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन क्या होता है ये तुम लोग एक बार पिक्चर में देखो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो हम बोले थे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है, बट इलेक्ट्रिक स्टोर करता है। ओके, सो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो एक चार्ज दोनों पेयर ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे एक मतलब एक जगह पे प्लस है और एक जगह पे क्या है बच्चों, माइनस है एंड यहाँ पे अंदर एक स्लैब दिया हुआ है, मतलब ईपी एंड ई नॉट, मतलब ईपी एंड ई नॉट। ओके, सो ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। ओके, सो यहाँ पे एक चीज तुम लोग याद रखो कि डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, ये तुम याद रखो बच्चों, जहां पे डी वेक्टर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन ई वेक्टर। ओके, एंड पी वेक्टर इक्वल्स टू हम क्या अभी निकाले थे, ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट ई निकाले थे अभी बच्चों, ई वेक्टर। सो डी के जगह ए बैठा दो एंड पी के जगह डी इक्वल्स टू हम क्या निकाले, डी इक्वल्स टू ए वाला ए बैठा दो। उसके बाद देखो कि यहाँ पे ई क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है। उसके बाद जो बचा रहेगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दो, एप्सिलॉन से क्या कर दो इसको, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट प्लस के। ओके सॉरी, प्लस के है, ये क्या होगा, नहीं प्लस के नहीं, हाँ एप्सिलॉन इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू मेरा होता है एप्सिलॉन के होता है, क्योंकि के इक्वल्स टू कापा इक्वल्स टू हम क्या निकाले थे बेटा, कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट निकाले थे बच्चों। सो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे यही लिखे हैं कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के। सो यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट के लिखने के बाद एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। सो फाइनली के इक्वल्स टू 1 प्लस क्या रहेगा बच्चों, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, यही रहेगा। ओके, सो के इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ई, के इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ई रहेगा। सो के इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ई, सॉरी एक्स ई नहीं, ये होता है काई बोलते हैं इसको, ससेप्टिबिलिटी। ओके, एक्स ई नहीं काई बोलता है। सो ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू के माइनस 1। सो के को हम बोल सकते हैं, के को तो हम बोले थे कि रिलेटिव परमिटिविटी ईआर भी बोल सकते हैं। सो फाइनली हम ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, सॉरी हाँ एप्सिलॉन आर माइनस 1 ये भी लिख सकते हैं। यही होता है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है मतलब ये होता है मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेरा बेटा, कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेरा। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी का जो रिलेशन है ये प्रूव कर दिए हम बेटा, कि ये एग्जाम में आने का चांस है। अभी मैं यहाँ पे लिख के तुम लोगों को समझा दे रहा हूँ कि बच्चों तुम लोगों को 3 चीज याद रखना पड़ेगा। एक चीज फिजिक्स में तो हम बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल तुम लोगों को, सॉरी डेरिवेशन तुम लोगों को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा। एक तुमको याद रखना पड़ेगा कि डी मेरा क्या होता है बच्चों, ये तो हम बोले नहीं कि डी वेक्टर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, जहां पे ई होता है मेरा क्या बच्चों, जहां पे हम बोल देते कि ई क्या होता है, पी क्या होता है, जहां पे ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, पी होता है मेरा पोलराइजेशन एंड एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम एंड डी होता है बच्चों क्या, डी होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वेक्टर इक्वल्स टू
एप्सिलॉन ई वेक्टर, ओके। एंड पोलराइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर से। हम बोले थे हम इसमें कहा गया, हाँ ये देखो, ये हम बोले थे ससेप्टिबिलिटी पोलर, ओके। सो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलराइजेशन को। एंड यहाँ पे वो वैल्यू अगर हम बैठा देंगे तो क्या होगा बच्चों कि एप्सिलॉन ई वेक्टर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। सो ई वेक्टर सब जगह कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या रहेगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट प्लस ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन। सो और एक चीज हम बोले थे बच्चों, ये तुम लोगों को याद है कि नहीं हम नहीं जानते, कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के इक्वल्स टू बच्चों, के इक्वल्स टू हम बोले थे कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट बोले थे, और एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू भी, सॉरी एप्सिलॉन को हम ऐसे क्यों लिखेंगे, ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होता है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखे थे। सो फाइनली इसको हम एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे कि एप्सिलॉन का वैल्यू हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बैठा पाएंगे, ऑब्वियसली बैठा पाएंगे। उसके बाद इक्वल्स टू देखो एप्सिलॉन प्लस ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा तो बचा क्या रहेगा, के इक्वल्स टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। सो फाइनली के मेरा होगा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। एंड काई ई होता है मेरा ससेप्टिबिलिटी, ओके ससेप्टिबिलिटी। सो ससेप्टिबिलिटी, ओके, ये होता है मेरा ससेप्टिबिलिटी। सो फाइनली हम ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू के माइनस 1 लिख सकते हैं, और के हम क्या बोले थे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर भी हम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम ये भी हम लिख सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं बच्चों। सो ये वाला देखो यही होता है रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी, यही होता है रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है बच्चों, आई थिंक तो क्लियर हो गया है तुम लोगों को, ओके। अगर अच्छे से सुने हो तो या क्लियर होगा। अब आएगा मेरा पोलराइजिबिलिटी। यहाँ पे और एक चीज तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा बेटा, कि यहाँ पे जो चीज मैं बोला हूं ना बेटा कि अल्फा इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी बाय एन, ये जो ये अल्फा होता है मेरा पोलराइजिबिलिटी, अल्फा होता है मेरा पोलराइजिबिलिटी। ये बेसिकली न्यूमेरिकल में काम आता है। यहाँ पे कुछ तुम लोगों को याद रखने का जरूरत नहीं, मतलब याद नहीं रखोगे बच्चों, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, मतलब फॉर्मूला डेफिनेशन याद रखो, ओके। अगर फॉर्मूला डेफिनेशन याद रखोगे, यूनिट याद रखोगे, तो एग्जाम में जब आएगा लिख पाओगे। अगर फॉर्मूला ये सब याद रखोगे तो इसके बेसिस में जो न्यूमेरिकल आता है ये भी लिख पाओगे। सो मान लो कि पोलराइजिबिलिटी क्या है, इसका फॉर्मूला लिखो, उसके बाद उसके बेसिस में एक न्यूमेरिकल दे दिया 5 मार्क का। सो तुम लोगों का कोई डिफिकल्ट होगा तो पोलराइजिबिलिटी क्या है तुम लोग लिख दो, यहाँ पे पढ़ के जो है लिख दो। उसके बाद उसका जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी बाय एन, ये तुम लिख दो। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगा ये गिवन होगा सब कुछ, तो उसका वैल्यू बैठा के पोलराइजिबिलिटी निकाल दो। तो ये कोई दिक्कत होगा, ये उसी का बेसिस में और भी है क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन, बेसिस में नहीं, ये भी याद रखने का। क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन अगर तुम मकआउट सिलेबस में अगर देखोगे कि क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन भी है, तो क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन होता है k माइनस 1 बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू n अल्फा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट।
ये होता है मेरा क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन। क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन भी न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। तो के क्या होता है मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अल्फा होता है पोलराइजेबिलिटी एंड ये एप्सिलॉन नॉट होता है मेरा, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है मेरा बच्चों, होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो बच्चों आई थिंक ये तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। तो क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन याद रखो, पोलराइजेबिलिटी किस क्या बोलता है, पोलराइजेबिलिटी का डेफिनेशन एंड उसका यूजिंग जो फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। एंड क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन जो है ये भी तुम लोग याद रखो बच्चों, क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन हाँ क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन जो है ये भी तुम याद रखो बच्चों। ओके, सो ये भी याद रखो। सो ये तो हम बोले थे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये पहले जो लेक्चर था बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक्स हम क्या बोले, सब कुछ बोल दिए, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है एंड पोलर नॉन पोलर क्या होता है। ओके हाँ, पोलर नॉन पोलर क्या होता है ये भी बोल दिए। सो डाइलेक्ट्रिक ए और ओ ये क्या है, लास्ट में जो हम बोले थे एक कॉपी में हम लिखे थे वो यहाँ पे वहां पे चिपकाना था, यहाँ पे हम चिपका दिए। ओके, सो ये तुम थोड़ा मैनेज कर लेना, कॉपी में लिख लेना। ओके, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर तुम लोगों को समझ में आ गया है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू। अगर कोई डिफिकल्ट लगेगा तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिखना, हम उसका बेसिस में वीडियो लेक्चर लाएंगे। आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर आ गया। यहाँ पे दो चीज याद रखना, एक है क्लोसियस-मोसॉप्टी इक्वेशन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और एक है मेरा ससेप्टिबिलिटी पोलराइजेबिलिटी। यहाँ पे सब कुछ याद रखो बच्चों, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं। वो जो डेरिवेशन एक है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी, ये सब याद रखो। तो ये बहुत ही अच्छा लेक्चर हुआ है बेटा। आई थिंक मेरे को तो लगता है अच्छा कि बेटा मेरे को तो लगता है अच्छा हुआ है। सो बच्चों थोड़ा मेरा गड़बड़ हो रहा है, हिंदी थोड़ा फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा हूँ, तो ये तुम थोड़ा मैनेज कर लेना और ये गलती माफ कर लेना। थोड़ा गलती हो रहा है फिर भी तुम माफ कर लेना। ओके, सो बच्चों देखो बच्चों कि अगर तुम गौर से देखोगे कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मैं बच्चों पीपीटी बनाया, उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एज पर मार्कआउट सिलेबस जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मैं पीपीटी में ऐड किया, उसके बाद जो डेरिवेशन बच्चों जो डेरिवेशन बुक में नहीं है, अच्छे से नहीं किया हुआ है, वो मैं कॉपी में लिखा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे पीपीटी में ऐड किया। उसके बाद बच्चों देखो कि उसको ब्लैंक, इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये पीपीटी में ऐड किया। ऐड करने के बाद ये तुम्हारा काम है, कॉपी में लिखो। लिखने के बाद जो ब्लैंक पेज है ये मैं स्पेस रखा कि यहाँ पे मैं तुम लोगों को लिख के समझा दूंगा। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे कॉपी में अच्छे से नोट होने के लिए मैं ये प्रोसेस अपनाया। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में सेट होने के लिए ये प्रोसेस अपनाया, मतलब कॉपी में नोट करने के लिए ये प्रोसेस अपनाया कि ये प्रोसेस, और माइंड में परमानेंटली घुसाने के लिए ये प्रोसेस अपनाया कि ब्लैंक पेज में समझा दूंगा। तो बच्चों इतना मेहनत में कर रहा हूं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बच्चों। तो तुम्हारा अगर एक कंटेंट तुम लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब बच्चों कर लो, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं तुम लोगों को इस तरह कंटेंट दे पाऊँ इसलिए सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू तो मैं पहले से बोल दिया हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके।